इंडियन रेनेसां या भारतीय पुनर्जागरण। एक्चुअली जो 17वीं शताब्दी शुरू हुई थी विश्व में, खासकर पश्चिम में, तो वहां पर पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ था। नए लेखक, कवि, इसके अलावा वैज्ञानिक, ये सब आना शुरू हो चुके थे। इस वजह से वहां पर रेनेसां या पुनर्जागरण जो है वो शुरू हुआ था। जब ब्रिटिशर्स या अन्य यूरोपीय ताकतें भारत आईं, तो उन्होंने यहाँ पर भी जो जीवन था इसको प्रभावित करना शुरू किया। पहले उन्होंने भारतीय इतिहास को अपने अकॉर्डिंग लिखा, फिर धीमे-धीमे उनके प्रभाव में आकर कई सारे भारतीय दार्शनिकों ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए, इसकी व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए भारत में पुनर्जागरण की व्यवस्था शुरू करी। इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का, इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, फिर दयानंद सरस्वती का, एमजी राणाडे का, इसके अलावा ज्योतिबा फुले का, सावित्रीबाई फुले का, यह सब नाम यहाँ पर प्रमुख है, जो कि उस दौर में भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत हुआ करते थे। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो कालखंड माना जाता है वो 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक इसको माना जाता है। नॉर्मली मतलब कह सकते हैं कि 1780 से लेकर 1930 तक का जो कालखंड है, आप इसे कहते हैं कि यह रेनेसां का प्रमुख दौर हुआ करता था। और इसी में आप भारत में जाति व्यवस्था पर कटाक्ष होते दिखेंगे, आडंबरों पर कटाक्ष होते दिखेंगे। यह सब जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को यहाँ पर खत्म किया गया। इसका नतीजा यह आया कि भारत में जैसे सती प्रथा बंद कर दी गई, विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ, चाइल्ड मैरिज पे रोक लगी। यह सब जो अच्छे काम थे यहाँ पर शुरू हो चुके थे। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में आकर, उसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर समाज सुधार और सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना का विकास जो है इस दौर में आप देखते हैं। यहाँ पर जनता को जागरूक किया गया, अंधविश्वास के खिलाफ लोग खड़े हुए, समाज सुधार की दिशा में लोग कार्य करना शुरू करते हैं। अगर हम इस समय के मुख्य विचार और विषय देखें तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चलेंगी। जैसे जो सामाजिक सुधार है, यह इस समय का मुख्य कार्य हुआ करता था। इसमें जैसे सती प्रथा को बंद करना, बाल विवाह को यहाँ पर रोकना, स्त्री शिक्षा पर काम करना, विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट करना, यह सब मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया और इस पर लेखन भी कार्य यहाँ पर शुरू हुआ। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ लिखा और ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इसीलिए आप देखेंगे कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, इसके सहयोग से यहाँ पर सती प्रथा को खत्म किया गया। ऐसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को लेकर भी कई सारी पुस्तकें लिखी और जन चेतना फैलाई थी। पंडिता रामाबाई भी इस समय थी। पंडिता रामाबाई, इन्होंने भी स्त्रियों की स्थिति को लेकर बहुत सारा काम किया और यहाँ पर अपने लेखन को आगे बढ़ाया था। अगर हम धार्मिक सुधार की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने वेदांत और उपनिषदों की नई व्याख्या करी और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ उन्होंने काम करना शुरू किया और कई सारे यहाँ पर लेखन दिए, भाषण किए। इनका जो भाषण सबसे फेमस था वो न्यूयॉर्क में दिया हुआ भाषण था, जहाँ पर उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नए तरीके से लोगों के सामने पेश किया था। ऐसे ही दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में वेदों की मूल शिक्षा की ओर लौटने का आह्वान कर दिया था। इसके अलावा गुलामगिरी की अगर हम लोग बात करें तो ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी जो है वो यहाँ पर लिखी थी, गुलामगिरी लिखी थी, जिसमें उन्होंने किस तरीके से दलितों का शोषण हुआ था इसको वहां पर सही तरीके से दर्शाया था। और फिर इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, सावित्री बाई फुले, इन्होंने महिला शिक्षा पर काम करना शुरू किया था। कई लोग इनको पहली महिला शिक्षिका भी मानते हैं भारतीय इतिहास की या आधुनिक इतिहास की। अगर हम शिक्षा और आधुनिकता की बात करें तो मैक्स मुलर, इसके अलावा कार्ल मार्क्स, इन लोगों ने भी भारतीय गौरवशाली अतीत को अपने शब्दों में लिखा। लेकिन मैक्स मुलर के विभाजनकारी सिद्धांत, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज को आर्य और गैर आर्य में बांटने का प्रयास किया था, इसकी आलोचना बहुत होती है। इनके अनुसार जो आर्य संस्कृति थी वह भारत की मूल संस्कृति नहीं थी, वह सेंट्रल एशिया से लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे संस्कृति को आगे बढ़ाया था। ऐसे ही आप देखेंगे तो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर यहाँ पर मैकॉले का नाम बड़ा फेमस है। मैकॉले ने भारतीय
शिक्षा में अंग्रेजी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और फिर पश्चिमी प्रभाव में आकर तर्क, विज्ञान, स्वतंत्र सोच का विकास भी आपको भारत में देखने को मिलेगा। अगर हम पत्र और पत्रिकाओं की बात करें तो यहाँ पर भी संवाद कौमुदी, राजा राममोहन राय, तत्वबोधिनी पत्रिका, केसरी, बाल गंगाधर तिलक, इसमें मराठा नाम की भी एक पत्रिका थी जिन्होंने यहाँ पर शुरू की थी। द हिंदू जैसी पत्रिकाओं, अखबारों ने भी वहाँ पर नवजागरण किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा जिसमें उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। बेसिकली आनंद मठ जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था जो कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास कर रहा था। तो आप देखेंगे कि जो भारत में पुनर्जागरण का काल था, रेनेसां का समय था, इसने समाज में आधुनिक विचारों को आगे बढ़ाया। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक नींव आपको यहीं से होती दिखाई देगी। इसका प्रभाव आप 1857 की क्रांति में होते हुए देखेंगे। फिर शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता, वैज्ञानिक सोच, इन सब दिशाओं में भी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। जगदीश चंद्र बसु जगदीश चंद्र बसु इन्होंने भी इसी समय पे काम करना शुरू किया। इन्होंने पौधों में भी जीवन है इसको व्याख्या यहाँ पर दी। उसके अलावा सीवी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट पर काम किया, फिजिक्स में इनको नोबेल मिला। इसके अलावा रामानुजन इन्होंने गणित के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और सीक्वेंस सीरीज को एक नए तरीके से डिफाइन कर दिया। तो आप देखेंगे कि भारतीय समाज 1780 से लेकर 1930 के कालखंड में बहुत तेजी से बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। ध्यान से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और अगले टॉपिक्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हमारा मेंबरशिप प्लान चाहते हैं आप उसको परचेज कर सकते हैं और अगर यूपीआई के माध्यम से चाहें तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।